नमस्कार। अब हम द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के आखिरी हिस्से में, आखिरी भाग में आ गए हैं। हमने पूरा गद्य पढ़ा, समझा और जाना कि लेखक हुमायूं कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। और अब हम थोड़ी से फन एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं। ये है हमारे सामने कुछ एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है, व्हाट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। ये हमने पहले के ही कुछ पैराग्राफ्स में पढ़ लिया था कि ये पॉलिसी है लिव एंड लेट लिव, यानी जियो और जीने दो, जो कि भारत के एक गुण से निकलती है, उससे प्रभावित है, जिसका जो गुण है स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन, यानी कि सहनशीलता। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेफरेबल टू फैनेटिक डिवोशन, यानी कि जो भक्त होते हैं, जो कि बहुत ही उत्कट भक्त होते हैं, बहुत पैशनेट भक्त होते हैं, अंध भक्त होते हैं, उनको क्या सही लगता है। उनको सही लगता है टॉलरेशन, सहनशीलता, जरूरत से ज्यादा ही सहनशीलता, अपने अलावा अप से अपने अपने जो कि अपने अलावा सारे के सारे सारे के सारे दूसरे मूल्यों के प्रति इनकार पैदा करती है। यानी कि उनके उनका जो सहनशीलता है वो सिर्फ अपने मूल्यों के लिए है, बाकी मूल्यों के लिए इनटॉलरेशन है, असहनशीलता है। बाकियों के लिए उनके पास सिर्फ इनकार है, वो इनकार कर देते हैं बाकी सारे मूल्यों को और सिर्फ अपने मूल्य को मानते हैं। तो ये जो फैनेटिक डिवोशन होता है, जो अंधभक्त होते हैं, उनको सहनशीलता सिर्फ अपने प्रति, अपने मूल्यों के प्रति दिखाई देती है। वे असहनशील हो जाते हैं दूसरों के मूल्यों के प्रति। थर्ड, विच स्पिरिट अंडरलाइज द चेंज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इसका जवाब तो सबको पर मालूम होगा, क्योंकि ये हर जगह बोला गया है। स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी, यानी कि एकता ही है जो कि भारत के जितने भी बदलाव है उस सब को एकता ही आगे लेके चली है। एकता की ही वजह से भारत में सभ्यता और संस्कृति चलती आ रही है, अटूट तरीके से वो चलती आ रही है। तो एकता हुआ इसका आंसर, स्पिरिट ऑफ अंडरलाइन यूनिटी। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन कल्चर। कल्चर वे कैसे डिफाइन करते हैं। इसका इसका भी जवाब हमने कुछ पैराग्राफ्स ऊपर ही पढ़ा था कि कल्चर को वो किसी एक चित्र से नहीं दर्शाते हैं। वे किसी एक चित्र से हम कल्चर को डिफाइन ही नहीं कर सकते। हम उसके बारे में एक एक चीज बोल ही नहीं सकते। वे काफी अलग अलग चीजों का, काफी अलग अलग बहुत ही ज्यादा अलग अलग प्रकार की चीजों का, अलग अलग लोगों का, अलग 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 धागों का एक मिश्रण है। एक 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 अलग अलग चीजों का एक एकजुट होकर जो बनता है, उसका एक रिजल्ट है कल्चर। उसका एक नतीजा है कल्चर। अलग अलग चीजों का को मिला के ही कल्चर बनता है। जैसे कि फिलोसफी एंड आर्ट हमने देखा था। अगर हम उस पैराग्राफ में फिर से जाएं तो हमें समझ आ जाएगा, जहाँ पे कल्चर की बात हुई है। ये रहा। यहाँ हम देख रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि वे कौन से पैराग्राफ में कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। कि कल्चर एक चीज नहीं है, कल्चर बहुत सारी चीजों का एक मिश्रण है। और वो चीजें यहाँ पे आ गई हमारे सामने। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड वाइटैलिटी। वे एक चित्र नहीं है, वे अलग उसका महत्व और जीवन शक्ति के कई किस्मों का एक जटिल है वे। और क्या बोलते हैं काफी चीजों में से कुछ चीजें हैं साहित्य और कला, दर्शन और धर्म, सामाजिक आदतें और रीति रिवाज, और राजनीतिक संस्थान, आर्थिक संगठन, इन सब चीजों का एक मिश्रण है कल्चर। तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, इसी पैराग्राफ को आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे लिखा है कि वे एक चीज नहीं है, वे काफी चीजों का एक मिश्रण है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन। यहाँ पे हुमायूं कबीर जी कैसे डिफाइन करते हैं। वे कहते हैं कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, यानी कि वह एक संगठन है, समाज का एक संगठन है, जो कि जो कल्चर होता है, यानी जो संस्कृति होती है, उसका निर्माण करने के लिए उसका पूरा वो वातावरण
बनाता है, स्थापित करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस, यानी एक्सपीरियंस जो अनुभव है यूरोपियन कंट्रीज का वो हमें क्या बताता है। इसका जवाब है वो हमें काफी ज्यादा वो हमें काफी मामले बताता है संस्कृति के बिना एक सभ्यता की, यानी कि क्योंकि हमने पढ़ा था कि यूरोपियन कंट्रीज में सभ्यता होती है लेकिन संस्कृति नहीं होती, तो वो इसका जवाब हुआ गिव्स अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अनुभवों से हमें बहुत सारे मामले पता चलते हैं जहां पे सभ्यता है लेकिन संस्कृति नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ड स्टडी, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। INFUSON। अब इसमें ये अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सब शब्दों का मतलब और स्पेलिंग सब अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका जवाब होगा INFUSION, इन्फ्यूजन, जिसका मतलब है संलयन। सेकंड है ATITUDE, ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ एटीट्यूड है तो इसका जवाब होगा ATTITUD, एटीट्यूड। इसका भी मतलब आपको पता होगा, यानी कि किसी के प्रति एक भावना, किसी के प्रति एक ओपिनियन। फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब भी हमने जाना था, बहुत ही उत्कट, पैशनेट। और यहाँ इसमें क्या स्पेलिंग लिखी है, FERVANT, तो इसकी स्पेलिंग होगी FERVENT, फर्वेंट। नेक्स्ट है EXCEPTION। हमने काफी बार गद्य में एक्सेप्शन वर्ड पढ़ा था, तो इसका जवाब एक्सेप्शन होगा EXCEPTION, यानी कि छोड़कर, ये एक चीज को छोड़कर। CONSEPT, यहाँ पे हमें ये बात बहुत जानना जरूरी है कि S और C को हम उसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसीलिए जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इन सब वर्ड्स को 10-10 बार अपनी कॉपी में लिखें, आपको उसकी स्पेलिंग अपने आप याद हो जाएगी। इसकी स्पेलिंग है CONCEPET। नेक्स्ट है VOILENT, वायलेंट, इसका जवाब होगा VIOLENT, यानी कि हल्ला गुल्ला, हिंसा, हिंसा होता है वायलेंट। नेक्स्ट LENGHT, ये भी बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, जितना आप पढ़ेंगे इंग्लिश उतना आपको स्पेलिंग्स अच्छे से याद होंगी। इसका जवाब है LENGTH। नेक्स्ट TEKSTURE, टेक्सचर। अब टेक्सचर की स्पेलिंग क्या होगी, TEXT, टेक्स्ट, URE, अर्थ। तो टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब भी आपको पता होगा कि वो कैसा कोई एक चीज है, उसका उसका अगर हम यहाँ पे अगर हम टाइप करें तो यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी टेक्सचर की। चलिए देखते हैं क्या मतलब होता है टेक्सचर का। यानी कि बनावट, यानी कि कोई एक चीज कैसे बनी है, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिजाइन, उसका पूरा का पूरा कैसा वो बना हुआ है, उसकी बनावट को हम कहते हैं टेक्सचर। नेक्स्ट हो गया SOCIETY, इसका मतलब क्या हुआ, सोसाइटी। अब सोसाइटी ऐसा लिखा होता है नहीं, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको लर्न हो जाएगा। सोसाइटी की स्पेलिंग है SOCIETY। नेक्स्ट, find out from the lesson words the meanings of which have been given on the left side. The last part of each word is given. फर्स्ट, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, बारबेरियन, यानी कि क्रूर, जंगली। और इसका आंसर हुआ, और यहाँ एंड में भी बारबेरियन लिखा है, इसका मतलब इसका जवाब है बारबेरियन, क्योंकि एंड में RIAN लिखा है। दूसरा, लार्ज केटल, हमने बात करी थी इसकी, एक बहुत बड़ा घड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ट्रन, यानी कि CAULDRON। थर्ड, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब काफी हद तक मैंने अभी देखा, बनावट, बनावट को हम क्या कहते हैं, टेक्सचर, यानी TEXTURE। फोर्थ, ट्विस्टेड थ्रेड्स मेकिंग अ फैब्रिक, यानी कि बहुत सारे अलग अलग धागे जो कि एक फैब्रिक, एक कपड़ा बनाते हैं। हमने गद्य में भी पढ़ा था कि अलग अलग धागे, जो अलग अलग विविधता है, हम उनको अलग अलग धागे मान सकते हैं। मानो कि किसी का रंग रूप, किसी की जाति, किसी का किसी कौन से शहर से वे है, हर अलग अलग टाइप के लोग, यानी अलग अलग धागे एक वो एक एकजुट होके एक कपड़ा बन जाते हैं, और वो कपड़ा है भारत का कपड़ा। हाँ, अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ इसका जवाब हुआ स्ट्रैंड्स। डिफरेंट स्ट्रैंड मतलब कि अलग अलग धागे को एक फैब्रिक में बना देना, उसको हम स्ट्रैंड्स कहते हैं। डिफरेंट स्ट्रैंड्स इन द कंट्री मेक वन फैब्रिक, यानी भारत का एक कपड़ा बनाते हैं। फिफ्थ, ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स,
हमने पढ़ा था कि फूल को खिलने को हम क्या कहते हैं, अफ्लोरेसेंस। तो इसका जवाब होगा EFFLORESCENCES यानी अफ्लोरेसेंस। फिफ्थ होगा ट्राइब्स दैट कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमने ये चीज भी पढ़ी थी सबसे पहले पैराग्राफ में, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं आक्रमणकारी बनकर, उसका नाम है होर्ड्स। तो HORDES। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, fill in the blanks with the words given below. The pre-Aryans built up a new civilization. यहाँ हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि आर्यंस के आने से पहले प्री आर्यंस आए थे जो कि आक्रमणकारी थे, उन्होंने एक सभ्यता पहले से ही स्थापित कर रखी थी। तो इसका आंसर होगा सिविलाइजेशन। सेकंड है वी फाइंड अ डैश यूनिटी ऑफ स्पिरिट इन द इंडियन कल्चर। जो यूनिटी है, जो एकता हमें भारत की संस्कृति में मिलती है, वो कैसी है, वह उल्लेखनीय है, यानी कि वो है रिमार्केबल। तो इसका आंसर होगा रिमार्केबल। थर्ड, द वाइटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग। वाइटैलिटी मतलब जीतवता, और भारत की जो संस्कृति की जीतवता की कैसी है, वो बहुत ही अमेजिंग है, वो बहुत ही अच्छी है। फोर्थ, इंडियन सोशल कस्टम इज अ डैश ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रेन्स एंड एलिमेंट्स। इसका क्या जवाब होगा, ऊपर आप देखें, यहाँ पे अगर आपको हो सकता है आपको स्ट्रैंड्स लगे कि इंडियन सोशल कस्टम इज अ स्ट्रैंड ऑफ मेनी स्ट्रेन्स एंड एलिमेंट्स, यानी कि वो काफी चीजों का एक मिश्रण है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ ऊपर कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रैंड्स तो कहीं लिखा नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ब्लेंड। आपको देखना है आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा यहाँ फिट कर रहा है, वो ऑप्शन आप यहाँ डाल। इसका आंसर होगा ब्लेंड, यानी कि मिश्रण। तो इंडियन सोशल कस्टम, भारत की जो नीतियां हैं, वो है जो इंडियन, जो भारत की नीति रीति रिवाज है, वो एक मिश्रण है बहुत सारी अलग अलग चीजों का। कल्चर इज द डैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसका क्या आंसर होगा, हमने देखा था खिलना, तो कैसे सिविलाइजेशन एक फूल है और उसकी पंखुड़ी क्या है, कल्चर, संस्कृति है, और कैसे जो संस्कृति धीरे धीरे खिलती है, तो सिविलाइजेशन जो होता है, जो कि सभ्यता होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसका आंसर हुआ कल्चर इज द अफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि कल्चर ये प्रलय है सिविलाइजेशन का, जिससे कि सिविलाइजेशन बढ़ता है, उगता है, खिलता है। नेक्स्ट, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा कि पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट बाद में आता है और कैसे पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। तो इसका फर्स्ट है पीपल लव्ड गांधी जी, तो इसका क्या आंसर होगा, गांधी जी वॉज लव्ड। सेकेंड, पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है, यानी जो मेन इंसान होता है, वो बाद में लिखा होता है, जैसे फर्स्ट में लिखा है गांधी जी, वो बाद में लिखा है, सेकंड में भी थीफ है, वो बाद में लिखा है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो कि बाद में लिखी है, और जहां बाद में लिखी है उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो पहले आ जाता है, और जो पहले लिखा होता है वो बाद में आ जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है गांधी जी वॉज लव, द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। थर्ड है थीव्स टुक ऑल द मनी अवे, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है, तो उसको जब उल्टा करेंगे तो थीव्स बाद में आ जाएगा। यहाँ लिखा है ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाय द थीव्स। फोर्थ, समवन स्टोल माय वॉच, इसका क्या जवाब होगा, माई वॉच वॉज स्टोलन। फिफ्थ, पीपल बिलीव दैट द अर्थ इज राउंड, इसका क्या जवाब होगा, इट इज थॉट दैट द अर्थ इज राउंड। ये भी एक पैसिव वॉइस का है लास्ट क्वेश्चन, इसमें हम कहेंगे हु हेड्स द ब्लाइंड, तो इसका आंसर होगा बाय हुम आर द ब्लाइंड हेड। ये सारे क्वेश्चंस हैं या फिर ऑर्डर्स है, तो यहाँ पे फिर से आप क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो उसका जवाब होगा बाय हुम आर द ब्लाइंड हेड। सेकंड, इज ही राइटिंग अ स्टोरी, इसका होगा आंसर इज अ स्टोरी रिटन बाय हिम। थर्ड, व्हाई डू यू वांट टू डू इट, उसका क्या आंसर होगा, व्हाई डज इट वांट टू बी डन बाय यू, तुम्हें क्यों ये काम करना है। फोर्थ, डिड रेखा बाय अ कार, क्या रेखा ने एक कार खरीदी, इसका होगा was a car bought by रेखा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसे बदलता जा रहा है, was a car bought by रेखा। यहाँ पहले लाइन में जब एक्टिव वॉइस में लिखा था डिड रेखा बाय अ कार, यहाँ सब्जेक्ट रेखा का था, लेकिन जैसे ही वो पैसिव वॉइस में बदला, कार के ऊपर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस, उस पे काफी प्रकाश डाला, तो इसका आंसर हुआ was a car bought by रेखा, क्या जो कार है वो रेखा ने खरीदी। फिफ्थ, क्लोज द डोर, ये एक ऑर्डर है,
तो इसका पैसिव वॉइस में करेंगे तो इसका जवाब होगा द डोर मस्ट बी क्लोज, यानी कि दरवाजा बंद हो जाना चाहिए। फिफ्थ, सॉल्व द प्रॉब्लम प्लीज। ये अब प्लीज है तो मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे, तो इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? आप, यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आखिरी, पोस्ट द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं कि किसको बोला जा रहा है लेटर पोस्ट करने के लिए। अगर यहाँ लिखा होता पोस्ट द लेटर प्लीज, तो मतलब समझ आता कि वो आपको बोल रहे हैं, तो एक सेकेंड पर्सन को बोल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ उसका जवाब होता कि यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। बट यहाँ पे पोस्ट द लेटर हमें नहीं पता किसको बोला जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है, और क्या वो ऑर्डर है या नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा लेट द लेटर बी पोस्टेड, यानी कि जो लेटर है उसको पोस्ट होने दो। इसके नीचे मैंने एक समरी लिखी है इंग्लिश में और हिंदी में भी। तो क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको समझने में, इसकी चीजें समझने में डिफिकल्ट लग सकती हैं, यहाँ पे इस पूरे के पूरे पार्ट को, जो ये पूरा का पूरा गद्य है, इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको समराइज कर दिया है, इसका एक सार लिख दिया है इंग्लिश में, जो कि मुझे कहीं से मिला था, मैंने वहीं से निकाल के यहाँ पे मैं कहीं से आपको ढूंढ के यहाँ पे मैंने उसको रखा है, और उसका हिंदी में भी सार था जो कि मैंने कहीं से ढूंढा और इसको यहाँ रख दिया, ताकि अगर जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे तो आप इसकी तैयारी काफी टाइम पहले से शुरू कर देंगे, लेकिन जब एग्जाम का दिन आएगा, जब आपको एग्जाम देना होगा और आपको रिवाइज करना होगा, तो आप इस समरी को जल्दी जल्दी देख सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में जो भी कुछ आपने इस पार्ट के बारे में पढ़ा वो आपको याद आ जाएगा। तो इसीलिए ये सब हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ लीजिए, लेकिन इंग्लिश में ही लिखना है, तो इंग्लिश में अच्छे से लर्न करिएगा और हिंदी में भी अच्छे से समझिएगा और लर्न करिएगा, क्योंकि हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो बस ये हो गया हमारा भारतीय संस्कृति की एकता गद्य, जो कि हुमायूं कबीर जी ने लिखा है। हमने बहुत कुछ सीखा, जाना, पढ़ा और समझा इस कहानी से। हमने काफी कुछ देखा हमने इस गद्य में कि कैसे हुमायूं कबीर जी अपने भारत मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें भारत की मातृभूमि के बारे में लिखी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये पाठ समझ के आप में भी एक ऐसी फीलिंग आएगी, एक ऐसी भावना आएगी मातृभूमि के प्रति, जिससे कि आप इस मातृभूमि की रक्षा करें, इस मातृभूमि की देखभाल करें, और सबसे बड़ी चीज इस मातृभूमि की इज्जत करें, और इस एकता को बनाए रखें सारे जनजीवनों में। सबको सबको एक समान ट्रीट करें, एक समान सबके साथ बर्ताव करें, किसी को ऊपर किसी को नीचे ना रखें, और ऐसे ही अगर हम करते रहे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही हुमायूं कबीर जी अपने पूरे गद्य में बताना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अपने एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़िएगा, सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए, और अच्छा करिएगा। हम सब आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड डू वेल। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, बाय।